गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। कल 7 फरवरी को एग्जाम है, उस दृष्टि से हम अत्यंत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं। आप लोग एग्जाम से पहले क्लास जरूर देखिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश। गद्यांश है कि समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। यानी कि समाज में, यानी कि समुदाय में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है, अर्थात भरमार है। छोटे से छोटे बच्चों को जैसे ही बच्चे 2 से 2.5 वर्ष के हुए, माँ बाप उसे स्कूल में बिठा आने का आग्रह हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि भी कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ यह क्या है। यानी इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने और बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो ये हमारा गद्यांश है, जिसमें यानी कि समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह हर घर में बना हुआ है। यानी कि जैसे ही बच्चा 2 से 2.5 वर्ष का हुआ, उसे स्कूल भेजने की जल्दी रहती है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे एवं और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे करें। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने और बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला ना तो आज तक खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर से अनदेखा कर रहे हैं। तो ये है हमारा गद्यांश। इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। प्रश्न 1 है कि भी शब्द है ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी संबंधवाचक है, फिर डी निपात। तो भी शब्द क्या है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो भी शब्द है, इसका सही आंसर है डी निपात। यानी भी शब्द है, इसका सही आंसर है डी निपात है। क्या है? तो निपात। यानी कि भी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का एक प्रकार है। क्या है? तो भी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। कि भी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
का प्रकार है। का प्रकार है। जो शब्द यानी कि जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है डी, निपात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। रेखांकित है सच्चाई, तो सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या है? प्रश्न 2 का सही आंसर करिए आप लोग। ए है सूक्त, बी है वास्तविक, सी है वास्तविकता, फिर डी है सद्वचन। तो प्रश्न 2 का सही आंसर, प्रश्न 2 यानी कि इसके विपरीत यानी सच्चाई, यानी इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। यानी कि सच्चाई का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, वास्तविकता। क्या है? तो वास्तविकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? ए है बच्चों के बारे में ना जानना, बी है माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, सी है दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, फिर डी है घर बसाने की जल्दी करना। तो प्यारे दोस्तों, प्रश्न 3 का सही आंसर करिए। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न 3 का सही आंसर, इसका सही आंसर है सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। यानी घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य का अर्थ न जानने से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? ए है बच्चा यानी कि बच्चों को स्कूल ना भेजने का, ई नहीं है यहाँ पर, बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बी है बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, सी है बहुत छोटे बच्चों को दुकान भेजने का, या फिर डी है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। तो हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? आप लोगों को प्रश्न 4 का सही आंसर करना है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, यानी कि 2 से ढाई साल के बच्चे को स्कूल भेजने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? ए है पति पत्नी बनने का, बी है बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, सी है अच्छे माता पिता बनने का, फिर डी है छोटे छोटे बच्चों का उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। तो लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? प्रश्न 5 का सही आंसर करिए। प्रश्न 5 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी, अच्छे माता पिता बनने का। नहीं, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो इसका सही आंसर है सी, अच्छे माता पिता बनने का। यानी अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ए है बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, बी है ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें, सी है ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें, डी है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? प्रश्न 6 का सही आंसर करिए आप लोग। प्रश्न 6, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। बेहतर समाज के निर्माण हेतु तो माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? ए है अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति,
बी है ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, सी है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, डी है माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। तो प्रश्न 7 कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, यानी घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति समाज और सत्ता सजग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। प्रश्न 8 कह रहा है कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बी है बच्चों के बारे में, सी है बच्चों की शिक्षा के बारे में या फिर डी है माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्नों को देखिए। ये प्रश्न हमारे वास्तविक जीवन से भी संबंधित है, यानी कि हमारा वास्तविक जीवन कैसा है, हमारा घर कहीं टूट और बिखर तो नहीं रहा है, बच्चों की सही से परवरिश हो रही है कि नहीं, कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सही से माता पिता उत्तरदायित्व निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो यह प्रश्न यानी कि गद्यांश वास्तविक जीवन से भी कुछ कहीं ना कहीं संबंधित दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न 8 का सही आंसर यानी लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, तो इसका सही आंसर है ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। यानी कि लेखक के अनुसार सर्वप्रथम दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाए यह जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि माता पिता शब्द युग्म है, ए है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, बी है सार्थक शब्द युग्म, सी है निरर्थक शब्द युग्म या फिर डी है पुनरुक्त शब्द युग्म। तो माता पिता शब्द युग्म है प्रश्न 9, तो इसका सही आंसर है बी, माता पिता शब्द युग्म है तो सार्थक शब्द युग्म है। कैसा है, तो सार्थक शब्द युग्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्यांश, अगला है टॉपिक पद्यांश। चलिए देखते हैं पद्यांश को। पद्यांश है कि यदि विधि अंक प्रबल है, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल, उगल है। यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। तो यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के उद्यमी नर यानी कि कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उद्यमी नर कुरुक्षेत्र से उद्धृत हैं, जिसमें भाग्य यानी कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को भाग्य कभी सफलता नहीं देता। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को भाग्य कभी सफलता नहीं देता। यदि किस्मत ही सब कुछ प्रबल होती, यानी कि यदि किस्मत ही सब कुछ प्रबल होती, तो धरती खुद ब खुद अपने रत्न यानी कि सुख सुविधाएं क्यों नहीं उगल देती। इसके विपरीत कड़ी मेहनत जरूरी है। इनकी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो यह है पंक्तियों का भावार्थ। चलिए अब इन पंक्तियों से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 10 है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द युग्म हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द युग्म हैं। ए है प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्ति, बी है प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, सी है प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्ति, डी है प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्ति। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह आप लोगों को चुनना है। प्रश्न 10 का सही आंसर करिए। प्रश्न 10, तो प्र उपसर्ग किसमें है, तो प्र उपसर्ग है प्रपत्ति में, प्रदेश में, प्रत्युत्तर में
प्रति उपसर्ग लगा है, क्या है? तो ये नहीं है। फिर है प्रत्येक, प्रत्येक यानी तो प्रति प्लस एक क्या बनता है? प्रत्येक, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, प्रदेश में प्रा उपसर्ग है। फिर है प्रसाद, तो प्रसाद में प्रा उपसर्ग है, प्रपत्र में भी प्रा उपसर्ग है, लेकिन प्रत्येक में प्रति प्लस एक से बनता है प्रत्येक, इसमें नहीं है। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, प्रदेश में प्रा उपसर्ग है, प्रपत्र में प्रा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर है डी, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं आप लोगों को ताकि साफ से दिखाई दे। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है डी, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र में प्रा उपसर्ग लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? प्रश्न 11 यानी कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? ए है रत्नों का, बी है विधि के विधानों का, सी है भाग्यवाद का, फिर डी है वसुधा का। तो प्रश्न 11 का सही आंसर करिए। कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? तो इसका सही आंसर है सी, भाग्यवाद का खंडन किया है। यानी कि कवि कह रहा है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। यदि भाग्य के भरोसे हो तो स्वयं धरती रत्न क्यों नहीं उगलती? यानी कि सारी खुद बखुद सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिलती? इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, निरंतर कड़ी मेहनत करनी चाहिए और संघर्ष रत रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि विधि अंक से तात्पर्य है। प्रश्न 12 विधि अंक से तात्पर्य है। ए है न्यायवादी, बी है न्याय अंक, सी है विधाता लिखा होना, डी है भाग्य का लिखा हुआ। तो विधि अंक से तात्पर्य है। प्रश्न 12 का सही आंसर करिए। प्रश्न 12 विधि अंक से तात्पर्य है, इसका सही आंसर है डी, भाग्य का लिखा हुआ। विधि अंक से तात्पर्य है भाग्य का लिखा हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? ए रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, बी है रत्न मिल जाते, सी है पैरों के नीचे वसुधा होती, डी है धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो प्रश्न 13 का सही आंसर आप लोगों को करना है। प्रश्न 13 कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? इसका सही आंसर है डी, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ये है भाग्य। यदि भाग्य सब कुछ होता तो क्या होता? इसका सही आंसर है डी, यानी कि धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 कह रहा है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? ए है उगल, बी है रत्न, सी है प्रबल, फिर डी है स्वयं। तो प्रश्न 14 का सही आंसर, इसका सही आंसर ए उगल। यानी कि तुकबंदी के कारण उगलता का, तुकबंदी के कारण उगलता का रूप बदलकर उगल किया गया है। इसका सही आंसर है 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 यानी कि 15। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 15। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? ए है जलद, बी है वसुंधरा, सी है महीप, डी है वारिधि। तो कौन सा वसुंधरा का समानार्थी शब्द है? आप लोगों को ये पता करना है। प्रश्न 15। तो इसका सही आंसर है बी, वसुंधरा। वसुंधरा यानी वसुधा यानी कि धरती का समानार्थी शब्द है वसुंधरा। इसके अन्य समानार्थी शब्दों को हम देखते हैं तो है धरा। क्या है? तो धरा है,
फिर है धरती, धरणी, फिर है धरणी, इसके बाद है पृथ्वी, क्षिति, पृथ्वी, क्षिति, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी, अवनी, मेदिनी आदि। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को जो भी सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गुड ब्लेस यू। आप लोग धैर्य रखकर पेपर दीजिए, ज्यादा हाइपर मत होना, शांति से पेपर देना, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना, यानी कि ध्यान रखना कि टाइम एग्जाम देते वक्त टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो आप लोग सभी अच्छे से पेपर दीजिए, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू, इनकी सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू।